साहिबगंज में गंगा नदी बिहार के मनिहारी नामक स्थान से प्रवेश करती है। मनिहारी बिहार के कटिहार ज़िले का एक हिस्सा है और यहीं पर कुर्सेला गांव में गंगा नदी के साथ में कोसी नदी का संगम होता है। उसके कारण से गंगा का जल स्तर और अधिक हो जाता है। मनिहारी से साहिबगंज के बीच में स्टीमर्स और शिप पहले से ही चला करते थे। ऐसा बताया जाता है कि 1975 में फरक्का बांध के बनने से पहले लोग मनिहारी से सिलीगुड़ी तक जाने के लिए इस वाटर रूट का प्रयोग करते थे। आज भी मनिहारी और साहिबगंज के बीच में कार्गो शिप चलते हैं। गंगा नदी पर बिहार और झारखंड के बीच ये पहला क्षेत्र है जहाँ पर इतने बड़े बड़े जहाज आज भी चल रहे हैं। साहिबगंज में गंगा का जल स्तर बहुत बड़ा है। यहीं से आगे शहर पे जाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट भी है। साहिबगंज झारखंड में एकमात्र गंगा जिला और यहाँ भी गंगा का अक्सर जो है वो दोफाड़ इस क्षेत्र में जो हमने कहलगांव में भी देखा था। और यहाँ पर आके गंगा का एक छोटा हिस्सा यहाँ पर और इसका बड़ा हिस्सा इसके पार अभी एक टापू बन चुका है। लोग बता रहे हैं कि फरक्का बांध के कारण से गंगा पर दबाव बढ़ा है, इधर सिल्ट ज़्यादा बढ़ा है इस क्षेत्र में। और ये अब गंगा का ये इलाका, ये पानी मुख्य धारा में बहता है थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से। और इस हिस्से में जो धार्मिक प्रयोजन हैं वो होते हैं, अंतिम संस्कार से लेकर के और अन्य धार्मिक कार्य लोग कर रहे हैं। ये गंगा अब आगे, ये धारा भी मुख्य धारा मिल रही है सामने। गंगा मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे लोग यही कह रहे हैं कि गंगा को निर्बाध और अविरल बहने दो, उसकी धाराओं के साथ छेड़छाड़ न करें। और यही कारण है क्योंकि गंगा में टिहरी से लेके फरक्का तक अनेकों बांध, अनेकों बंध बन चुके हैं, जिसने गंगा की प्राकृतिक सौंदर्य पर असर डाला है। और उसके कारण प्राकृतिक विपदाएं भी बढ़ी हैं, जिसका नतीजा ये है कि ऐसे क्षेत्र जो खेती के थे अब वो टापू बन चुके हैं और मानसून में ये पूरा क्षेत्र पानी से भर जाता है। और यह है शिप पोर्ट है जहाँ से बिहार और बंगाल के क्षेत्रों के लिए माल ढुलाई और यात्री जहाज या स्टीमर्स चलते हैं। और जो हमने गंगा वहाँ से देखी थी, ये यहाँ पर पानी मिल चुका है। ये गंगा का फाट अब पूरा दिखाई देता है। चौड़ा और इस तरफ पूरा क्षेत्र
साहिबगंज अंग्रेज़ों के समय से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र, रोड ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज और रेलवेज तीनों ने मिलकर दुनिया भर से इसका संपर्क था। और आज़ादी के बाद ये शहर थोड़ा पीछा छूट गया, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि वाटरवेज के ज़रिए फिर दुनिया से ये शहर जुड़ सकेगा। साहिबगंज के बाद गंगा अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ती है और ज़िले के सबसे प्रमुख नगर राजमहल में प्रवेश करती है। राजमहल अविभाजित बंगाल की राजधानी था, जिसे राजा मानसिंह ने बसाया था, और एक ऐतिहासिक शहर होने के नाते राजमहल हमें भारतीय इतिहास की गूढ़ जानकारी भी देता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने समुदाय और क्षेत्र के हितों के अनुसार ही एक दूसरे से समझौता करते थे। राजा मानसिंह मुग़ल सम्राट अकबर के एक प्रमुख सलाहकार और सहयोगी थे, और उसी कारण अकबर ने उन्हें अविभाजित बंगाल का गवर्नर बनाया। राजा मानसिंह ने राजमहल की स्थापना की, इसे एक राजधानी के तौर पर स्थापित किया। जामी मस्जिद, राजमहल या मंगलहाट क्षेत्र। जामी मस्जिद ये मंगलहाट के पास राजमहल में, और राजमहल राजा अकबर के नियंत्रण में 1576 की लड़ाई के बाद आया था। उसके बाद उन्होंने राजा मानसिंह को बंगाल और बिहार का वायसराय नियुक्त किया, गवर्नर नियुक्त किया, और मानसिंह ने राजमहल की स्थापना की। एक खूबसूरत मस्जिद, हमारी ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक। राजमहल गंगा के तट पर बसने वाला झारखंड का अंतिम शहर। गंगा झारखंड में एकमात्र साहिबगंज जिले से गुजरती है। राजमहल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, लेकिन ये बात अब साबित हो चुकी है कि हम अपने ऐतिहासिक शहरों, जगहों और इमारतों के प्रति सजग नहीं हैं, और ये साफ दिखाई देता है क्योंकि जिस प्रकार से इन शहरों की हालत कर दी गई है, ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों को केवल पिकनिक स्पॉट के तौर पर बदल दिया गया है। उसके अलावा उनकी ऐतिहासिकता से लोगों को रूबरू कराने वाले कोई भी तत्व वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ऐतिहासिक स्थलों की व्यवस्था को कायम रखा जाए, ताकि लोगों को अपने इतिहास का पता चल सके। भारत में अनेकों संस्कृतियों, सभ्यताओं, धर्मों का एक साथ मिलना जुलना हुआ है, और आधुनिक भारत इन विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों से बना है, जिसमें समय समय पर लोगों ने समझौते किए और एक दूसरे के साथ आपस में तालमेल कर नए राज्यों को बनाया। उनके द्वारा बनाई गई इमारतें, शहर हमारे लिए ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर हैं। इस समय हम राजमहल में हैं, और राजमहल मुग़ल कालीन
अकबर के दौर में बंगाल और बिहार की संयुक्त प्रांत था, उसकी राजधानी 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने अधीन किया था और यहाँ पर उनके विश्वस्त सलाहकार थे राजा मानसिंह। मानसिंह को उन्होंने बिहार और बंगाल का गवर्नर या वाइसराय बनाया था और फिर मानसिंह ने राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बनाया। लगभग 1590 में और उसके बाद राजमहल का विकास किया। करीबन 7.5 किलोमीटर के क्षेत्र में राजमहल को उन्होंने विकसित किया। राजमहल के एक हिस्से में जो है गंगा का विशाल हमको स्वरूप दिखाई देता है और इसके दूसरे साइड में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो नज़र आएंगी जब हम घूमते हैं। तो राजमहल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक भी है। हालांकि अभी विरासत के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, न राजा मानसिंह का कोई स्मारक, न अकबर का कोई स्मारक और न ही ऐतिहासिक स्थलों को किस तरह से रखना चाहिए उसका कोई चीज़ यहाँ पर नज़र आती है, सिवाय इसके कि इन सारे स्थलों को चिल्ड्रन पार्क या एम्यूजमेंट पार्क में बदल दिया गया है या कुछ धार्मिक स्थलों में बदल दिया गया है। उसके अलावा इतिहास के पन्नों से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके विलुप्त होती जाती हैं। गंगा यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते अब फरक्का की तरफ जा रही है और फरक्का में एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया था जिसे भारत सरकार ने 1975 में देश को समर्पित किया। गंगा की यात्रा हमने हिमालय से शुरू की और हिमालय से शुरू करते हुए गंगा के अलग अलग तटों को हमने देखा। गंगा के नज़दीक बढ़ती हुई संस्कृति और गंगा पे मंडराते हुए खतरे, गंगा में खनन माफिया का जोर और गंगा में जो है प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला, जिसके कारण से गंगा आज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दिखाई देती है। तो इस समय आवश्यकता है गंगा की पवित्रता को बहाल करने की, गंगा को संरक्षित करने की और सुरक्षित करने की। और गंगा का संरक्षण और सुरक्षा तभी संभव होगी जब गंगा के तट पर बसे जो समुदाय हैं, चाहे मछुआरे हैं, चाहे आदिवासी हैं, चाहे दलित हैं, चाहे पिछड़ी जाति हैं या चाहे कोई और हैं, उनके हितों को सुरक्षित नहीं किया जाए। यानी कि पर्यावरण के साथ इंसान को जीने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे और अपनी प्राचीन संस्कृति को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस वैज्ञानिक युग में हर चीज़ को एक प्रोडक्ट के तौर पे देखना हमारी संस्कृति और हमारे पर्यावरण के आज सबसे बड़ा खतरा हो चुका है। गंगा में कई लोगों को जो है सोना दिखाई देता है, चाहे मिट्टी का सोना, चाहे बालू का सोना, चाहे रेत का सोना या और किसी चीज़ का, पानी का सोना। और कई लोगों को धर्म दिखाई देता है, लेकिन वो धर्म कैसा, जहाँ पर हम जिस नदी को अपनी माँ कह रहे हैं उसी नदी में जो है अपना कूड़ा, अपना मल, अपनी गंदगी बहा। आज आवश्यकता है हम सबको सोचने की कि ये भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे महान, सबसे पवित्र कही जाने वाली नदी, ये अगर बचेगी नहीं तो भारत में हाहाकार मच जाएगा। गंगा को हम सब माँ कहते हैं और माँ की इज्जत करना, माँ का सम्मान करना हमारा काम है। लेकिन माँ का सम्मान कैसे हो जब माँ के ऊपर हमारा जो प्रहार है वो लगातार चलता रहता है। हमारे पाप सब इसके अंदर जा रहे हैं, हमारी गंदगी इसमें जा रही है, हमारे कारखानों का मल, हमारे कारखानों की सीवेज लाइन यहीं जा रही है। हमने हिमालय से लेकर यहाँ तक गंगा यात्रा में देखा कि कैसे कैसे गंगा के साथ दोहन किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के इस अध्याय को अगर हमको जिंदा रखना है और उस पर गर्व करना है तो हमें गंगा और गंगा के आसपास रहने वाले समाज,
और क्षेत्रों का संरक्षण करना पड़ेगा और उनको एक दूसरे पर निर्भर बनाने के लिए एक दूसरे का सम्मान भी करना पड़ेगा। ये बात यहीं से साबित होती है। राजमहल के इस खूबसूरत क्षेत्र से मैं बस अब इतना ही कहूँगा कि गंगा को बचाएं, और गंगा को बचाने का मतलब केवल नमामि गंगे नहीं है। गंगा को बचाने का मतलब है कि हम सब मिल कर के ये प्रण करें कि गंगा में न तो कोई गंदगी बहाएंगे और न ही गंगा में कोई उद्योग अपना कचरा और कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने सीवर लाइन का मल मूत्र का लाइन वहाँ पर आए। सरकार को इस पर जाँच करनी चाहिए और ऐसे सारे उद्योगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, चाहे वो खनन का उद्योग हो, चाहे वो और कोई उद्योग हो, जिससे गंगा की पवित्रता पे आँच आती हो और गंगा सुरक्षित नहीं रहती। तो सभी को जो है इस बार केवल इतना ही कि गंगा को बचाएं और गंगा को सुरक्षित करें, लेकिन गंगा के साथ साथ रहने वाले समाजों और क्षेत्रों का भी संरक्षण करना और उनको पर्यावरण की तौर तरीकों के साथ ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करना हमारा कर्तव्य है। राजमहल के बाद गंगा धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ती चली जाती है। बंगाल के फरक्का नामक स्थान में एक बांध बना हुआ है, लेकिन फरक्का में आने से पहले गंगा में एक बेहद खूबसूरत नदी जो राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है, उसका मिलन होता है। गुमानी नदी गंगा में अपनी यात्रा समाप्त करती है और फिर गंगा धीरे धीरे फरक्का की ओर आगे बढ़ती है।